इस वीडियो में हम लोग रेसिड्यू इस टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हमें देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यूजिंग कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम इवैल्यूएट इंटीग्रल लोअर लिमिट की जगह पे यहाँ पे सी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्लोज इंटीग्रल ऐसे लिया जाता है। न्यूमरेटर में लिखा हुआ है z+4 एक ब्रैकेट में उसका पावर 2, अपॉन में लिखा हुआ है z⁴ प्लस 5z³ प्लस 6z² dz, ठीक है। वेयर c, इस c को हम लोग सर्कल या फिर काउंटर भी कहेंगे, इज mod z = 1, ठीक है। ये जो c का या फिर काउंटर का इक्वेशन दिख रहा है mod z = 1, इससे हमें पता ये चल रहा है कि ये दिया हुआ काउंटर कैसा होगा, सर्कल होगा जिसकी रेडियस कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आगे सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और वीडियोस अगर अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना और वीडियोज़ को लाइक भी कर देना। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना है क्या, ये तो आप सबको पता है। हम लोग है ना कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम के भी प्रॉब्लम कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम से कर सकते हैं, ये पॉइंट भी याद रखो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका आंसर लिखते मेंशन क्या करना होगा, हियर सी इज सर्कल, ठीक है। हियर सी इज सर्कल ऐसा लिखेंगे। हियर सी इज सर्कल विथ सेंटर कहाँ पे होगा, उसका ओरिजिन पे होगा। हियर सी इज सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन लिखेंगे, ठीक है, विथ सेंटर एट ओरिजिन। एंड r = कितना लिखा, 1 लिखा। रेडियस कितनी 1 है वो मेंशन कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमें दिया हुआ क्वेश्चन ही लिखना होता है, इन लिखा हमने, क्लोज इंटीग्रल लिख दिया। ऊपर वाला फंक्शन क्या है, z+4 का होल स्क्वायर है, और अपॉन में क्या दिया हुआ है, z⁴ प्लस 5z³ प्लस 6z² dz, ठीक है। इतना लिखा हमने। इसके बाद हमें क्या निकालना है, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना इस क्वेश्चन का या फिर फंक्शन का, डिनोमिनेटर वाले पार्ट से हमें पोल निकाल लेने, ठीक है। तो हियर वी गेट पोल्स लिखूंगा मैं, क्या लिखा, हियर वी गेट पोल्स, ठीक है। तो z = कितने पोल्स आएंगे, पोल्स को मैंने पहले लेक्चर में बोला था कि आप लोग उसे रूट भी कंसिडर कर सकते हो। तो पोल्स यानी कि कितने रूट्स आएंगे इस वाले क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ डिनोमिनेटर वाले पार्ट को = 0 कर उसे हमें सॉल्व करना होता है, जैसे कि हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, उसी तरीके से, ठीक है। तो z⁴ यानी कि 4 पोल आएंगे या फिर 4 रूट आएंगे, इतना तो क्लियर है, ठीक है। यहाँ से क्या पता चल रहा है, हम लोग डिनोमिनेटर से हम लोग z² को कॉमन बाहर ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग डिनोमिनेटर से z² को कॉमन बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, z² प्लस 5z प्लस 6 बचेगा, ठीक है। पोल्स या फिर रूट फाइंड आउट करने वाला काम हम लोग दूसरे पेज पे कर लेते हैं। डिनोमिनेटर पे ध्यान दो, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ था, z⁴ प्लस 5z³ प्लस 6z², उस पर से हम लोग z² को कॉमन बाहर ले रहे, ये z² को फिर कॉमन बाहर लिया, अंदर क्या बचा, z² प्लस 5z बचा प्लस 6 बचा, ठीक है। पोल्स निकाले तो इक्वल टू हमें 0 करना होगा, ठीक है। तो इधर से देखो ये z² = 0 होगा, एंड क्या रहेगा, z² प्लस 5z प्लस 6 = 0 होगा, ठीक है। तो इधर से क्या पता चल रहा है, ये वाले पार्ट से जिसे मैंने अंडरलाइन किया वहाँ से हमें पता चल रहा है कि z = 0 और 0, ठीक है, ये 2 0 होंगे, ठीक है। इसका मतलब z इज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर 2 कहा जाएगा, क्योंकि 0 का रिपीटेशन हुआ 2 बार, ठीक है। और यहाँ से हमें कितने रूट मिलेंगे या फिर कितने पोल मिलेंगे, 2 मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर z² लिखा हुआ है। वो क्या होंगे, z+2 होगा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या होगा, z+3, ठीक है। ये इस फैक्टर निकालने वाला काम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो आपको क्लास 10 से ही पता होगा, ठीक है। तो इधर से आपको पोल की वैल्यू क्या मिलेगी, z = -2 और -3 मिलेगी, ठीक है। तो देखो z = 0, ये पोल या फिर रूट कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स, ठीक है। और ये z = -2 और -3, ये पोल कितनी बार रिपीट हुआ है, एक ही टाइम्स। तो z = -2 -3 को पोल ऑफ सिंपल पोल कहा जाएगा, इसे पोल ऑफ ऑर्डर 2 कहा जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोग पॉइंट मेंशन कर देंगे। पहले तो हमें पोल्स क्या मिले वो क्लियर है, तो वो लिख देंगे। यहाँ पर 0 2 बार आया था, लेकिन लिखोगे एक ही बार, -2 आया था और ये -3 आया था, ठीक है। तो हियर वी गेट पोल्स, उतना लिखा, आउट ऑफ दिस पोल्स ऐसा लिखेंगे हम लोग, आउट ऑफ दिस पोल्स, ठीक है। आउट ऑफ दिस पोल्स कर देता हूँ, z = 0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2, इज पोल ऑफ ऑर्डर 2 होगा, ठीक है। z = 0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2 एंड दिस पोल लाइज इनसाइड सी, ठीक है। लाइज क्या लिखा, इनसाइड सी लिखा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और हम लोग इतना जानते हैं कि रेसिड्यू हमेशा हम लोग ऐसे पोल के अराउंड निकालते हैं जो पोल्स या फिर जो पॉइंट सर्कल के अंदर आते हो, ठीक है। जो पोल सर्कल के बाहर जाएंगे या फिर जो रूट सर्कल के बाहर जाके उनके अराउंड हम लोग रेसिड्यू कभी भी नहीं निकालते, ये पॉइंट याद रखना। देखो
हमें काउंटर क्या मिला था, सर्कल मिला था, ठीक है, जो जिसका सेंटर कहाँ पे था, ओरिजिन पे था और इसकी रेडियस कितनी थी, 1 थी। तो इधर से लेकर 1 डिस्टेंस है, इधर से लेकर भी 1 डिस्टेंस, लेकिन ये -1 होगा, ये +1 होगा, ठीक है। देखो z इक्वल टू -2 जब होगा तो इस -1 के बाहर आएगा, z इक्वल टू -3 होगा तो वो भी इस सर्कल के बाहर आएगा लेफ्ट साइड। मतलब -2 -3 ये पॉइंट कैसे हो गए, सर्कल के बाहर हो गए। 0 ये पॉइंट तो सर्कल के अंदर होगा ना, तो इसका मतलब वही हमने यहाँ पे लिखा, दिस पोल लाइज इनसाइड सी, ठीक है। सिंपल पोल भी नहीं, पोल ऑफ ऑर्डर 2 का था वो मेंशन कर दिया हमने, ऑर्डर 2, एंड दिस पोल लाइज इनसाइड सी, ये भी लिख दिया, ठीक है। एंड आगे क्या लिखेंगे, z इक्वल टू -2, -3, दीज आर सिंपल पोल्स, दीज आर सिंपल पोल्स, ठीक है, दीज आर सिंपल पोल्स एंड दिस पोल्स लाइज आउटसाइड सी, दिस पोल्स लाइज आउटसाइड सी, ठीक है, आउटसाइड सी। इस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन ऐड करना होगा। देखो पहले क्या बताया था मैंने, जो पोल सर्कल के अंदर होगे उसी के अराउंड रेसिड्यू निकलेगा, जो पोल सर्कल के बाहर होगे उसके अराउंड रेसिड्यू नहीं निकलेगा। इसका मतलब रेसिड्यू हमें ऐड z इक्वल टू -2 और z इक्वल टू -3 पे नहीं निकालना है, सिर्फ कब निकालना होगा, रेसिड्यू ऐड z इक्वल टू 0 पे निकालना है। और z इक्वल टू 0 ये वाला पोल कितनी ऑर्डर का था, 2 ऑर्डर का था, तो ये भी याद रखो, ठीक है। तो देखो इसके आगे हमें कैलकुलेशन कैसे करना है रेसिड्यू फाइंड आउट करने के लिए। हमने फर्स्ट लेक्चर में अगर कोई पोल ऑफ ऑर्डर m का होता है तो इन दैट केस रेसिड्यू निकालने का फॉर्मूला देखा था। वो फॉर्मूला देखो मैं फिर से आपके सामने रख लेता हूँ। इफ़ z इक्वल टू z0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर m देन रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z ब्रैकेट के अंदर z इक्वल टू z0, z0 इस केस में अपना कितना होगा, 0 होगा। फॉर्मूला ये होता है 1/m-1 फैक्टोरियल m रिपीटेशन ऑफ दैट पोल या फिर ऑर्डर ऑफ दैट पोल, लिमिट z टेंस टू z0 d/dz। पावर में क्या है, m-1 m-1 m अपना इस केस में 2, तो 2 - 1 1 रहेगा, यानी कि एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, डिराइड्यूस करना होगा। आगे कैसा लिखा है, z - z0, इस केस में z0 अपना 0 है तो z ही लिखना होगा, उसके पावर में 2 आएगा, साइड में f ऑफ z हमें लिख देना है, ठीक है। तो ये वाला रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। आगे क्या लिखना होगा हमें, देयरफॉर रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z, देयरफॉर करूँगा रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z हमें लिखना है। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूँगा, एट z इक्वल टू z0, ठीक है। तो इक्वल टू शुरुआत में क्या था, 1/m-1, m 2 था, 2 - 1 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1 आगे अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं, इधर लिखा जाएगा लिमिट z टेंस टू 0, ठीक है। यहाँ पर क्या करना था, t/dz हमें लिखना था। ब्रैकेट के अंदर क्या करना था, z - z0 का पावर m, यानी कि z का पावर 2 लिख देंगे, साइड में f ऑफ z लिखना था। f ऑफ z देखो क्या था अपने पास, ये वाला पार्ट था ना, ये f ऑफ z, तो वही मैं फिर से लिखूँगा, लेकिन ये लिखते वक्त मुझे इंटीग्रेशन साइन नहीं देना है, सिर्फ फंक्शन लिखना है। और अंदर ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है ना, वहाँ से मैं z² को भी कॉमन बाहर लेके लिखूंगा, ठीक है। फंक्शन लिखते हो सिर्फ फंक्शन लिखोगे, इंटीग्रल का साइन नहीं लिखना है यहाँ पर। तो फंक्शन क्या होगा, ऊपर z+4 का होल स्क्वायर है, z+4 का होल स्क्वायर था, अपॉन में से हम लोग z² को कॉमन बाहर देकर निकालेंगे, तो z² को कॉमन बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, z² प्लस 5z प्लस 6 बचा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इधर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से z² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो z² कैंसिल करने के बाद रिमेनिंग पार्ट जो बचता है उसे लिख लेते हैं। ये बाहर का d/dz हमें लिखना होगा, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा डिराइव्ड विथ रिस्पेक्ट टू z करने वाला। ये z+4 का क्या रहेगा, होल स्क्वायर रहेगा, अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन z² प्लस 5z प्लस 6 है, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी इसका हम लोग u/v रूल अप्लाई कर कर उसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। तो डिराइव्ड इसका u/v रूल क्या होता है, मैं साइड में लिख लेता हूँ। देखो ये क्या लिखा, सिंस लिखा d/dx ऑफ u/v, ठीक है। तो d/dx ऑफ u/v का रूल किस तरीके से आएगा, पहले तो अपन वाला जो भी पार्ट है उसको नीचे लिखो, उसका स्क्वायर कर दो, वहीं से शुरुआत होगी। फिर u फंक्शन जो लिया था उसका होगा डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस साइन, फिर जो u फंक्शन एज इट इज़, फिर जो v फंक्शन लिया था उसका डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये सर्कल क्या हुआ, फॉर्मूला u डॉट कह रहा हूँ, u/v डेरिवेटिव्स का, जो कि हम लोगों ने क्लास 12 के अंदर लर्न किया था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर के स्टेप में, जहाँ पर सर्कल किया है ना उसके ऊपर के स्टेप में। z+4 का होल स्क्वायर ये u बनेगा आपका, और ये z² प्लस 5z प्लस 6 वाला पार्ट होगा आपका v, ठीक है। तो शुरुआत का ये वाला पार्ट तो हमें पहले लिखना है, होगा एज इट इज लिमिट z टेंस टू 0, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये d/dz नहीं लिखना अभी, तो ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। एक बड़ा सा सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, एक बड़ा सा सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिया, पहले लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट भी कर दिया। पहले तो हमें v² करना होगा, v² क्या आपके पास z² प्लस 5z प्लस 6 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। v² क्या इस तरीके जैसा। फिर जो v वाला पार्ट था वही पहले लिखोगे, v वाला पार्ट क्या था आपके पास, z² प्लस 5z प्लस 6 लिखा, राउंड ब्रैकेट। उसके बाद u वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएट, u वाला पार्ट क्या था, z+4 का होल स्क्वायर, तो उसका डिफ्रेंशिएट करने पर क्या लिखना होगा, 2 टाइम्स ऑफ z+4 लिखना होगा। उसके बाद माइनस साइन दो, माइनस साइन के बाद
यू वाला फंक्शन हमें एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो यू वाला फंक्शन क्या है लिखने के लिए, एज इट इज z+4 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो माइनस के बाद ब्रैकेट दो, तो इधर मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। एक से ज़्यादा अगर टर्म हो गया तो माइनस के बाद ब्रैकेट आएगा, तो इधर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। यू वाला फंक्शन पहले लिखा z+4 का होल स्क्वायर, उसके बाद ये डॉट दिया, उसके बाद फिर से एक राउंड ब्रैकेट दे रहा हूँ मैं, और फिर नीचे वाले फंक्शन का क्या करूँगा अभी, डिफरेंशिएशन। तो z स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2z, और 5z का डेरिवेटिव कितना होगा 5 होगा। तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा मैं, 2z + 5 लिख दूंगा, ठीक है। लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। 6 का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कर दिया है, तो आगे ये टर्म को सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत है नहीं। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट लिमिट मेथड अप्लाई करके, यानी कि z की जगह पे हर जगह पे 0 लेके इस लिमिट्स को इवेल्यूएट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो z की जगह पे 0 रखने पर चेंजेस क्या होगा, ये 0 ये 0 ये 6 हो जाएगा, ये 0 होगा, ठीक है। 4 to the 8 और साइड में 6, तो 6 2 और ये 4, इनका मल्टीप्लिकेशन दिखा देता हूँ माइनस के पीछे। माइनस के आगे क्या करूँगा, 0 + 4 4, 4 का स्क्वायर 16, तो इधर मैं 4 का स्क्वायर लिख लेता हूँ, ठीक है। इंटू 0 + 5 कितना होगा, 5 होगा, इंटू 5 लिखा, ठीक है। इधर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और नीचे क्या करोगे आप लोग, 0 0 6 6 का स्क्वायर डायरेक्टली इधर लिख लेता हूँ 36। इसे कैलकुलेट कर लिया तो वो अपना आंसर रहेगा, ठीक है। रेसिड्यू ऑफ f(z) का वो अपना आंसर हो जाएगा व्हेन z = z0, ठीक है। इधर मुझे ऊपर एट z = z0 ये नहीं लिखना था, इसके जगह पर मुझे वैल्यू मेंशन करनी थी। वो अपनी वैल्यू कितनी थी इस केस में, 0 ना, देखो नीचे भी लिखा हुआ है z टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है। तो इधर क्या होना चाहिए था, z = 0 होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसी के अराउंड रेसिड्यू निकाल रहे थे f(z) का। तो इधर इतना क्लियर हुआ होगा, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं आगे। कैलसी से डायरेक्टली कैलकुलेट करने पर जो आंसर आएगा वो हम लोग नीचे लिख देंगे। इस सब का आंसर हमें मिलेगा -8/9, ठीक है। इसे अंडरलाइन करके रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या लिखना होगा, रेसिड्यू का फॉर्मूला यूज़ करना होगा, मतलब कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम इस तरीके से लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा बाय CRT, लिख देता हूँ मैं। एग्जाम में आप लोग ऐसा मत लिखो CRT, फुल वर्ड में लिखना कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम, ठीक है। बाय कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम होता क्या, ये इंटीग्रल लिखा, उसके ऊपर आप लोग सर्कल लगा सकते हो या फिर नीचे C लगा सकते हो, दोनों में से आप लोग कोई भी एक करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, f(z) dz, मैं नीचे C कर देता हूँ। वो इस इंटीग्रेशन के बीच में आप लोग सर्कल भी लगाते थे तो भी चलता था, इसका मतलब क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल होता है, ठीक है। तो मैंने नीचे लिखा है C, क्लोज इंटीग्रल f(z) dz इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है वो एज पर कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम 2π लिखना होता है, ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है सम ऑफ रेसिड्यू, ठीक है। तो सम ऑफ रेसिड्यू लिखना होता है, RESIDUE कर दिया, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अपने पास सम करने के लिए दूसरा कोई पॉइंट मिला ही नहीं, रेसिड्यू ऐड करने के लिए एक ही पॉइंट मिला जिसके अराउंड ये रेसिड्यू आ रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब हमें एडिशन करने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू आई वो हम लोग लिख देंगे 2π के बाजू में। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2πi लिखा, इंटू हमें वैल्यू कितनी मिली थी -8/9, तो -8/9 लिख दिया। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा, 8 × 16, तो -16πi अपॉन कितना होगा 9। ये है अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो फाइनल रिक्वायर्ड आंसर आपको दिखा नहीं रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, वो अभी आया हुआ है, ठीक है। क्या किया, जस्ट मल्टीप्लिकेशन किया था, यहाँ पर ये माइनस साइन था, -8 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -16/9 पाया। और इसके लेफ्ट साइड में क्या होगा, एक्चुअल में दिया हुआ क्वेश्चन इंटीग्रल, ठीक है। ऊपर क्या था, z+4 का होल स्क्वायर था, और अपॉन में क्या था, z⁴ + 5z³ + 6z² और इधर dz, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, यूजिंग कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम इवैल्यूएट क्लोज इंटीग्रल e⁻²z अपॉन z - πi का होल क्यूब है dz वेयर c इज मॉड ऑफ z - 2i = 4 दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, c इज मॉड ऑफ z - 2i = 4। ये वाले पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ ज़रा सा। देखो, अगर सिर्फ अपने पास इतना दिया मॉड z = समथिंग रहेगा, सपोज ये 2, इसका मतलब क्या होगा, दिस इज सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन रेडियस = 2, ठीक है। इतना क्लियर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखा z माइनस कर देता हूँ 2 लिखा 2 मॉड = और फिर से 2 लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, ये स्टिल सर्कल ही होगा, ठीक है। ये अंडरलाइन के ऊपर सर्कल का ही होगा, लेकिन यहाँ पर सेंटर ओरिजिन पे नहीं होगा, क्योंकि z के बाजू में कुछ नहीं होता तो 0,0 होगा, ठीक है, सेंटर एट। लेकिन अगर z के साइड में -2 लिखा है, इसका मतलब इसका सेंटर कहाँ पे होगा, अगर इधर -2 लिखा है तो सेंटर होगा 2,0 पे होगा, ठीक है। और रेडियस कितनी होगी, 2 होगी। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं z -2 + 3i लिखा, क्या लिखा, i लिखा, तो i किसके साथ आएगा, ये
y के साथ आता है, ये मॉड के अंदर लिखा इक्वल टू 2 लिखा, ठीक है। तो ये इसका पार्ट का मतलब क्या होगा, ये जो अंडरलाइन किया उसका मतलब क्या होगा, इट इज स्टिल सर्कल विथ सेंटर एट सेंटर अलग पॉइंट पे होगा। -2 लिखा तो यहाँ पर +2 करोगे, इधर +3 लिखा तो कॉमा देकर -3 लिखोगे, ठीक है। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। और रेडियस कितनी होगी, सामने वाला नंबर ही रहेगा, इक्वल टू क्या आ गया। अगर इस तरीके से दिया हुआ है हमें मॉड z -3i दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3i इक्वल टू 2 ही रहेगा सपोज। तो अभी यहाँ पर सेंटर किस पॉइंट पे होगा, देखो एक्स कोऑर्डिनेट नहीं दिख रहा है हमें, तो इसका मतलब सेंटर एक का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। और i के साथ -3 है, -3 होने के कारण उसका y कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे +3 लिखोगे इक्वल टू 2, यानी कि ये r कितनी होगी, रेडियस होगी, सेंटर कहाँ पे होगा 0,3 पे होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लेना है आपको, मॉड ऑफ z -2i इट इज स्टिल सर्कल बट सेंटर एट 0,2। तो एक्स कोऑर्डिनेट नहीं दिख रहा तो वो 0 लोगे, आई के साथ -2 यानी कि वाई कोऑर्डिनेट होगा, जिसकी वैल्यू यहाँ पर -2 है तो वो क्या लोगे प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आगे आंसर सॉल्व करते वक्त हमें फर्स्ट लाइन में क्या लिखना होगा, देखो इस एरो से हम लोग आंसर के लिए शुरुआत करेंगे। फर्स्ट लाइन हमें लिखना होगा हियर सी इज सर्कल, सी इज सर्कल लिखा हमने, हियर सी इज सर्कल विथ सेंटर एट सेंटर कहाँ पे होगा 0,2 पे होगा, अभी मैंने बताया। एंड रेडियस कितनी होगी इस केस में 4 होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला हम लोग आपको समझने के लिए एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने सर्कल का एक्स एक्सिस निकाला, ये सर्कल का मैंने वाई एक्सिस निकाला, ठीक है। सेंटर कहाँ पे रखना मुझे, इसके 0,2 पे रखना। तो ये तो ओरिजिन हो गया ना अपना एक्स और वाई का। देखो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2 है यूनिट। तो वाई कोऑर्डिनेट को बना लेते हैं, मान के चलो ये इधर ये अपना 1 हो गया छोटा सा, और ये क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। इसको मैं साइड में दूसरे पेज पे बना लेता हूँ, इधर वो कंजेस्टेड बनेगा वो। इसके बाद मुझे क्या लिखना होगा, इन सर्कल वाले क्वेश्चन को फिर से लिख देना है, इन क्लोज इंटीग्रल लिखा, ऊपर क्या लिखूंगा e⁻²z, अपॉन वाला पार्ट क्या आएगा z -πi⁻3 होगा, साइड में क्या होगा dz होगा, ठीक है। नीचे हमें क्या लिखना है, हियर वी गेट पोल्स, आगे नीचे हम लोग लिखेंगे हियर वी गेट पोल्स लिखेंगे। पोल्स हमेशा फंक्शन के डिनोटर वाले पार्ट से ही आते हैं, ठीक है। तो वो पोल्स क्या हो जाएगा z -πi इक्वल टू 3 है, इक्वल टू 0 कर दिया हम लोग, यानी कि पोल क्या मिलेगा z इक्वल टू πi मिलेगा, ठीक है। दिस पोल इज रिपीटेड 3 टाइम्स, इसका मतलब दिस इज द पोल ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। देखो यहाँ पर z -πi का होल क्यूब इक्वल टू 0 करोगे, इसका मतलब z -πi, फिर से दूसरे ब्रैकेट में z -πi, फिर से तीसरे ब्रैकेट में z -πi, इसका मतलब z इक्वल टू पाई इज रिपीटेड 3 टाइम्स, देयरफॉर z इक्वल टू पाई इट इज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। तो लास्ट स्टेप में हमने क्या लिखा, हियर वी गेट पोल्स लिखा, z इक्वल टू पाई ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। ये पोल z इक्वल टू पाई, ये पोल हमें मिला ऑफ ऑर्डर 3 लिखा, ठीक है। अभी हमें चेक करना क्या है, ये पाया हुआ पोल सर्कल के अंदर होगा कि बाहर होगा। पाई की वैल्यू यहाँ पर क्या लोगे 3.14 लोगे आप। चेक कर लेते हैं z इक्वल टू पाई, ये पॉइंट सर्कल के अंदर होता है कि बाहर। देखो यहाँ पर एक एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक वाई एक्सिस बनाया। ये एग्जाम में इस तरीके की डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होगी, ये रफ वर्क किया तो भी चलेगा आपने। एक्स एक्सिस इधर का वाई एक्सिस, ठीक है। इधर यूनिट मार्क कर लेते हैं, ये 1 अप्रॉक्सीमेटली मार्क करो, 1 2 कर दिया, इधर क्या कर दिया 3 कर दिया, इसको और बढ़ा लेता हूँ, ठीक है 4 कर दिया, और बढ़ा लेता हूँ, ये 5 कर दिया, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट मार्क्स करना, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4, ठीक है। नीचे की तरफ भी मार्क्स होगा -1, -2, -3, -4। सेंटर कहाँ पे आने वाला है, देखो सेंटर 0,2, एक्स का 0 है, वाई का 2 है, वाई का +2 था, तो वो सेंटर इधर आएगा। देखो मैंने सर्कल कर दिया, ये डॉट है उधर सर्कल होगा। रेडियस कितनी होने वाली है, रेडियस 4 होने वाली है। तो 1 2 3 और एक यूनिट ऊपर जाएगा तो वो कितना होगा, इधर 4 हो जाएगा। इधर से ऊपर 4 लेना, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये 4, ठीक है। मान के चलो ये वाले पॉइंट पे 4 बन रहा है, ठीक है। देखो इस पॉइंट के आगे ऊपर की तरफ हम लोगों ने 4 डिस्टेंस मार्क किया है, क्योंकि रेडियस 4 यूनिट थी। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। इधर 4 खत्म हो रहा है, ये वाला एंड पॉइंट हो गया। राइट साइड भी 4 जाएगा, इस पॉइंट के आगे भी 4 यूनिट मार्क करो, ये पे 1 2 3 4, ये एंड इधर खत्म होगा। पीछे की तरफ 1 2 3 4, ये एंड इधर खत्म होगा। तो इस तरीके से देखो ये ऐसा शेप बनेगा, 4 यूनिट इधर तक था, ऐसा आएगा, 4 यूनिट इधर तक था, ये ऐसा आएगा, और ये ऐसा, ये इस तरीके से वो सर्कल होगा, ठीक है। तो इसके अंदर 3.14 इधर आएगा कहीं ना कहीं, ये 3.14 3 और 4 के बीच में, ठीक है। इसका मतलब z इक्वल टू पाई है, वो पॉइंट कैसा लाई कर रहा है, सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब उसके अराउंड रेसिड्यू निकलेगा,
ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, z इक्वल टू पाई ऑफ ऑर्डर 3 एंड दिस पोल लाइज इनसाइड सी, ऐसा हमें लिखना होगा, ठीक है। एंड दिस पोल लाइज इनसाइड सी, देयरफॉर आगे हम लोग क्या करेंगे, रेसिड्यू निकालने का काम करेंगे। देयरफॉर रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड हमें इसे लिखना है। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा, एट जेड इक्वल टू क्या कर दूंगा, पाई आई लिखा है, ठीक है। तो ये पोल कितने ऑर्डर का था, 3 ऑर्डर का था, इतना याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जेड इक्वल टू पाई पे हम लोग रेसिड्यू निकाल रहे हैं, तो आगे क्या करना होगा, 1 एम की वैल्यू कितनी होगी 3, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो नीचे क्या लिखोगे 1/2 फैक्टोरियल लिखोगे। इधर हमें लिखना होता है लिमिट जेड टेंस टू पाई आई लिखा है, ठीक है। ये इधर क्या करूँगा मैं, डी बाई डी जेड, लेकिन इसका स्क्वायर होगा, क्यू स्क्वायर होगा, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्यू लिखा हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है साइड में m-1 होता है, m कितना था 3 था, 3 माइनस 1 2, तो डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर कर दिया, ठीक है। साइड में क्या होता है ब्रैकेट के अंदर z माइनस z0 यानी कि पाई पावर m लिखना होता है, m कितना इस केस में 3 है, तो वो भी लिख दिया। साइड में एफ ऑफ जेड होता है, ठीक है। फॉर्मूला याद करो, एफ ऑफ जेड क्या दिख रहा है आपको, ये एफ ऑफ जेड यानी कि इंटीग्रल छोड़कर मिला हुआ पार्ट e⁻2z रहेगा, और नीचे क्या होगा z माइनस पाई आई का होल क्यूब होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या, इधर एक्चुअली मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट देना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। इधर से कैंसिल क्या हो जाएगा, z माइनस पाई का होल क्यूब, z माइनस पाई आई का होल क्यूब, वो कैंसिल हो जाएगा। जो पार्ट बचेगा उसको हम लोग लिख लेंगे, और उसका डबल डेरिवेटिव करना होगा नेक्स्ट स्टेप में। 1/2 फैक्टोरियल कितना होता है 1/2, तो ये 1/2 लिख दिया। 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 होता है। लिमिट z टेंस टू क्या रहेगा, ये पाई आई रहेगा, डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर, यानी कि ब्रैकेट के अंदर क्या e⁻2z, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन लिखा हम लोगों ने उसका मुझे 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये शुरुआत का हाफ लिख लेंगे, ये शुरुआत का हाफ लिखा, यहाँ पर लिमिट z टेंस टू पाई आई भी लिखा। एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहा हो तो एक बार डिफ्रेंशिएशन, ये डी बाई डी जेड बचेगा, तो एक बार डिवाइड करने पर ये क्या लिखेंगे हम लोग e⁻2z लिखेंगे, और जो 2z आया e के पावर में उसका भी फिर से डिफ्रेंशिएट होगा, तो 2z का फिर से डिवाइड करने पर कितना बचेगा 2 बचेगा, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आगे देखो, ये जो लास्ट का 2 है और ये जो शुरुआत में हाफ लिखा वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो जो बच रहा है पार्ट वो लिख लेता हूँ, लिमिट z टेंस टू पाई आई लिखा, डी बाई डी जेड रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा फिर e⁻2z होगा, ठीक है। इसका फिर से डिफ्रेंशिएट करने पर, यानी कि और एक बार डिफ्रेंशिएट करने पर हमें क्या लिखना होगा, लिमिट z टेंस टू पाई आई लिखा, डी बाई डी जेड ऑफ e⁻2z, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो उसका डेरिवेटिव इटसेल्फ, फिर जो x की जगह पे आता है उसका फिर से डेरिवेटिव करना होता है, वो क्या लिखूंगा मैं साइड में 2 लिख दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट लिमिट की मेथड से z की जगह पे क्या लगा देना है, पाई आई लगा देना होगा, ठीक है। तो ये 2 आएगा आगे, ये 2 रखेंगे हम आगे, z की जगह पे क्या लिख देंगे, पाई आई लिख देंगे, ठीक है। इसे अंडरलाइन कर दूंगा, तो ये होगा अपना फाइनल आंसर। लेकिन हमें e⁻2 पाई आई को आगे एक्सपेंड करना होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा है, अगर आई थीटा होता है तो वो क्या होगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के हमने अंदर सीखा हुआ था, ये पार्ट है। तो थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या दिख रहा है 2 पाई, ठीक है। साइड में आई है तो वो हम लोग उसको एक्सपेंड करते, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, कॉस 2 पाई आई, 2 आई नहीं आएगा इधर, आई नहीं लिखना होता है कॉस के साथ, प्लस 2 पाई लिखा, आई इधर आएगा, साइन क्या लिखेंगे 2 पाई लिखेंगे, ठीक है। लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, तो साइन के साथ पाया तो वैल्यू 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1, तो इधर से क्या बचेगा, ओनली 2 बचेगा, ठीक है। इसे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। इसके पहले क्या था, शुरुआत में रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू पाई आई था, ठीक है। तो इसके आगे क्या लिखोगे, बाय CRT लिखोगे, बाय कॉटिस रेसिड्यू थ्योरम। कॉटिस रेसिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इधर क्लोज इंटीग्रल एफ ऑफ जेड जो भी होगा वो इधर डी जेड लिखा जाता है, इक्वल टू क्या होता है वो 2 पाई आई, ब्रैकेट के अंदर क्या होता है सम ऑफ रेसिड्यूज होता है, सम ऑफ रेसिड्यूज होता है, ठीक है। RESIDUE लिखा, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू इधर अपने पास ये 2 पाई आई आता है बाय फॉर्मूला से, ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू कितनी मिली 2 मिली, तो फाइनल आंसर कितना होगा अपना 4 पाई आई होगा, ठीक है। इसे अंडरलाइन कर लेंगे, और इस इक्वल टू के पीछे जो क्वेश्चन दिया था उसे भी लिखेंगे हम लोग, क्लोज इंटीग्रल लिखा, ठीक है। फंक्शन क्या था e⁻2z था, और अपर में क्या दिया था z माइनस पाई आई का होल क्यूब दिया होता है, ठीक है। इधर डी जेड रहेगा वो, लास्ट में ये ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को ठीक से लिख लेता हूँ, ये z रहेगा, z माइनस पाई आई का, ये पाई आई लिखा हुआ है, पाई आई का होल क्यूब, ठीक है। इधर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो अभी के लिए इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेसिड्यू के ऊपर और कुछ प्रॉब्लम करेंगे।
वीडियो एंड करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियोज़ अगर अच्छे लगे तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है? और वीडियोज़ को लाइक भी कर देना। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।